यहां से बहुत दूर किसी प्लैनेट पर। अनजान सूरज एक नए दिन की शुरुआत कर रहा है। पर क्या ये एलियंस अपनी आंखों से उसे देख रहे होंगे? या उसे अनदेखा कर दिया जाएगा? इस विशाल और बेजान यूनिवर्स में गुजरते एक पल की तरह। जवाब की तलाश जारी है। बेमिसाल बदलाव है। कमाल का नजारा, वाकई शानदार है। मिल्की वे, जिसमें 1,00,000 लाइट ईयर्स के स्पेस में अरबों खरबों स्टार्स फैले हुए हैं, और उनके बीच है सूरज, जिसका चक्कर 8 प्लैनेट्स लगा रहे हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। हाल ही के सालों तक हमें सिर्फ इन्हीं दुनियाओं के बारे में पता था। सिर्फ यही वो प्लैनेट्स थे जहां हम पृथ्वी के आगे जीवन ढूंढने की उम्मीद कर सकते थे। $1970 में जब मैं एस्ट्रोनॉमी से रूबरू हुआ तो हम सोलर सिस्टम से आगे किसी प्लैनेट को नहीं जानते थे, और किसी और प्लैनेट का पता लगाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सिर्फ अपने पड़ोसी प्लैनेट्स पर ही हम जीवन की तलाश कर सकते थे, और इसलिए जीवन की तलाश हमारे सोलर सिस्टम से शुरू हुई। पिछले कुछ दशकों में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की छानबीन करने के लिए कई मिशन भेजे गए, और उनमें से कुछ इन प्लैनेट्स के मून्स पर भी गए। आज भी हमारी तलाश जारी है, और इनमें से किसी भी दुनिया में जीवन के होने के कोई सबूत नहीं मिले। पृथ्वी अपनी तरह का इकलौता प्लैनेट रहा है, जो सूरज का चक्कर लगाती जीवन से भरी इकलौती दुनिया है। पर जैसे जैसे सोलर सिस्टम की छानबीन आगे बढ़ रही है, एक और तलाश शुरू हो गई है। ऐसी दुनियाओं की तलाश जो हमारे सोलर सिस्टम से परे हैं। एस्ट्रोनॉमी की अच्छी बात यह है कि हम जैसे जैसे बेहतर टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और हमारे यूनिवर्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं, हम आसमान में लाइट के इन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को दुनियाओं में बदल रहे हैं। मतलब हम इस दुनिया के बारे में काफी लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि वो है प्लैनेट मार्स, और मार्स से ठीक आगे पेगासस नाम का कॉन्स्टलेशन है। ये है स्क्वायर पेगासस का, और अब हम जानते हैं कि वहाँ एक स्टार है जिसका नाम है 51 पेगासाई, जहाँ इसके चक्कर लगाता गैस का एक विशाल प्लैनेट है जो आकार में जुपिटर जितना बड़ा है, और हर 4 दिन में उस प्लैनेट की लाइट कम होती जाती है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि मेरे जीवन काल में, बल्कि मेरे इस वयस्क जीवन काल में, पिछले 25 सालों में हम एक ऐसे यूनिवर्स से लेकर जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के पार प्लैनेट्स ना होते, एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए हैं जहां ऐसी कई दुनियाएं हैं जहां हम जीवन की तलाश कर सकते हैं। पिछले 30 साल में पृथ्वी के कुछ सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स भी उन प्लैनेट्स की तलाश में शामिल हो गए जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। अंधेरे में छिपे प्लैनेट्स,
जैसे 51 पेगासाई बी। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पता लगने वाली पहली दुनिया जो सूरज जैसे स्टार के चक्कर लगा रही है। "51 पेगासाई बी" गैस का बना विशाल प्लैनेट है जिसका मास जुपिटर के मुकाबले आधा है, मगर ये अपने स्टार के बहुत नजदीक है। जरा सोचिए, वो दुनिया कैसी होगी? एक दुनिया जिसके आसमान में जबरदस्त आंधियां चलती हैं, जहां उसके गर्म एटमॉस्फेयर में सफायर्स की बारिश होती है, हर लिहाज से 51 पेगासाई बी एक अनजान दुनिया है। और हमें जल्द ही पता चला कि वो गैलेक्सी ऐसे प्लैनेट से भरी पड़ी है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं है। जबरदस्त रेडिएशन से ढके प्लैनेट्स, जिनकी सतह उनके स्टार से निकलती चमकदार लाइट वाली जबरदस्त एनर्जी की वजह से उधड़ चुकी है। एक इतनी ठंडी दुनिया जिसका एटमॉस्फेयर जमकर ठोस हो गया है। ये विशालकाय फूले हुए प्लैनेट जिनकी डेंसिटी स्टाइरोफोम जैसी है और असीमित एटमॉस्फेयर्स हैं। ये खोज साबित करती है कि एक तरीके से हम अकेले नहीं हैं। ऐसी और भी दुनियाएं हैं जो ढूंढे जाने के इंतजार में हैं। हमारा अनुमान है कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स से ज्यादा प्लैनेट्स हैं, अरबों खरबों की तादाद में। यानी जीवन के सबूत ढूंढने के लिए अरबों खरबों जगह। पर एक बात तो पक्की है कि वो सभी दुनियाएं किसी भी लिहाज से इस दुनिया जैसी नहीं है। जो सबसे पहले प्लैनेट्स हमें मिले वो बहुत अजीब दिखते हैं, बहुत बड़े और अपने स्टार के इतने करीब चक्कर लगाते हैं कि किसी जीवित चीज का बचना मुमकिन नहीं है। ऐसी दुनियाओं को ढूंढने के लिए जहां जीवन हो सकता है, हमें छोटे और पथरीले प्लैनेट्स ढूंढने होंगे जो अपने स्टार से दूर चक्कर लगाते हैं। T-10, 9, 8, 7, हमें तलाश करनी थी एक और पृथ्वी की। 4, 3, 2, engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. तो नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने के साथ ये तलाश स्पेस में पहुंच गई, जहां गैलेक्सी के पार उसे पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की तलाश करनी थी। केपलर ने 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय किया। एक सूरज के स्टेडी ऑर्बिट में पहुंचने से पहले, जहां से उसने सिग्नस के कॉन्स्टलेशन से आसमान के एक हिस्से पर पैनी और साफ निगाह रखी। और अपने लाइट सेंसिटिव मीटर को डेढ़ लाख स्टार्स की लाइट की तरफ घुमाया और पृथ्वी जैसी अनजान दुनियाओं की तलाश शुरू की। केपलर सीधे प्लैनेट्स का पता नहीं लगाता, वो उसके लिए बहुत छोटे हैं। अपने स्टार्स के सामने वो धूल के कण की तरह हैं। उनकी लाइट भी बहुत कम है क्योंकि वो खुद की लाइट नहीं छोड़ते, इसलिए अपने स्टार्स की रिफ्लेक्टेड एम्बिएंट लाइट में उनकी चमक फीकी होती है। तो केपलर को किसी और तरीके से प्लैनेट्स का पता लगाना था।
आप लाइट हाउस से निकलती हुई लाइट की बीम के सामने उड़ते किसी पतंगे की कल्पना कीजिए। अब वो मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरे पास एक सेंसिटिव डिटेक्टर हो और हर चीज एक सीध में हो तो मैं लाइट की चमक को कम होते हुए देख सकता हूँ। और केपलर भी इसी तरह प्लैनेट्स का पता लगाता है। सोचिए किसी दूर दराज सोलर सिस्टम में एक एलियन एस्ट्रोनॉमर हो जो सूरज को देख रहा हो और सब चीजें एक सीध में हो, तो उन्हें हमारे स्टार के सामने से गुजरती हुई पृथ्वी नजर आएगी और उन्हें सूरज की 1% लाइट का 100वां हिस्सा कम होते नजर आएगा। ये बहुत कम मात्रा है, लेकिन इतना काफी है। और अगर वो देखे कि रोशनी बार बार कम होती है, अगर वो स्टार की रोशनी को साल में एक बार कम होता देखे, तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि कोई प्लैनेट इस स्टार के चक्कर लगा रहा है। अपने बेहद सेंसिटिव लाइट मीटर से केपलर पिक्सेल्स में बार बार कम होती हुई लाइट को ही देखता है, जो बहुत कम जानकारी है। मगर इतनी कम जानकारी से एस्ट्रोनॉमर्स उन दुनियाओं का अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी वजह से उन स्टार्स की रोशनी कम होती है। वो दुनियाएं जो शायद किसी मायने में हमारी दुनिया की तरह हो सकती हैं। दुनियाएं केपलर 36b जैसी। ये प्लैनेट केपलर की सबसे शुरुआती खोज में से एक था। हमारे जैसे एक स्टार का चक्कर लगा रहा था और हमें एक ऐसी दुनिया मिली जो पहली नजर में जानी पहचानी लगी, जिसका मास हमारे खुद के प्लैनेट से 4 गुना ज्यादा था। केपलर 36b उन नए क्लास के प्लैनेट्स में से पहला था, एक सुपर अर्थ। केपलर का डेटा हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि एक प्लैनेट उस स्टार का चक्कर लगा रहा है, बल्कि वो हमें उन प्लैनेट्स की खूबियां बताने लायक बनाता है। तो कम होकर फिर से बढ़ती लाइट को बारीकी से देखने पर और उसके बीच के समय को देखकर हम उन प्लैनेट्स के ऑर्बिट का पता लगा सकते हैं। और अगर उस सिस्टम में कोई प्लैनेट है तो हम उसके मासेस का भी पता लगा सकते हैं। तो केपलर के डेटा की बदौलत एस्ट्रोनॉमर्स उन दुनियाओं की एक तस्वीर बना सकते हैं जो दुनिया वो ढूंढता है। पर केपलर 36b की हमारी तस्वीर जितनी साफ होती गई, ये सुपर अर्थ पृथ्वी जैसी उतनी ही कम लगने लगी। ये अपने स्टार के बहुत नजदीक चक्कर लगाती है, जो 14 दिन में पूरा हो जाता है। और इसका एक साथी भी है, गैस का बना एक विशाल प्लैनेट, जो अपने से छोटे प्लैनेट के मुकाबले अपने स्टार के ज्यादा पास चक्कर लगा रहा है। अपने पेरेंट स्टार और सिस्टर प्लैनेट से इसकी करीबी की वजह से हम उन अजीब हालात का अंदाजा लगा सकते हैं जो केपलर 36b की सतह पर बनते होंगे। शायद ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो, जिसका मतलब है कि इसका एक हेमिस्फीयर हमेशा अपने स्टार की तरफ रहता होगा। इस तरफ जबरदस्त गर्मी वहां की जमीन को पिघलाकर लावा की नदियों में बदल देती होगी, जो इसकी सतह पर बह रही होगी। और जब भी गैस का वो विशाल प्लैनेट इसके पास से गुजरता होगा, तो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस प्लैनेट में जबरदस्त विस्फोट होते होंगे। जो बहुत ही शक्तिशाली होंगे। पर केपलर 36b हो सकता है एक बर्फ का प्लैनेट। क्योंकि अगर यह टाइडली लॉक्ड है, तो इसका दूसरा हिस्सा हमेशा अपने स्टार से दूर रहता होगा और वहां हम एक अंधेरे से ढके जमे हुए हेमिस्फीयर की कल्पना कर सकते हैं।
फिलहाल ये सब तो बस हमारा लगाया अंदाजा है, पर हमने इन दुनियाओं की तस्वीर बनानी शुरू कर दी है। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सूरज आकाश में हमेशा एक ही जगह रहता हो। तो एक तरफ कभी ना खत्म होने वाली रात होती होगी और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाला दिन, और तो और एक ट्वाइलाइट स्ट्रिप दिन और रात के बीच में। हमें लगता है वहां के हालात भी बहुत खतरनाक होंगे। तो केपलर 36b हमें दिखाता है कि रहने लायक एक दुनिया के बनने के लिए सिर्फ कुछ प्लैनेट्स का होना जरूरी नहीं है। उसके ऑर्बिट की खूबियां हैं और उसके सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी चीजों की खूबियां भी हैं जो उस प्लैनेट के साथ उस स्टार का चक्कर लगा रही हैं। केपलर 36b उन हजारों प्लैनेट्स में से है जिनकी खोज केपलर ने की है। आज हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी गैलेक्सी में कई तरह की अनजान और अनोखी दुनियाएं हैं। आज तक हमने 4000 से ज्यादा जिन प्लैनेट्स की खोज की है वो सभी एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ये वाकई अनजान और असाधारण है और उनमें से कोई भी प्लैनेट उन प्लैनेट से मिलता जुलता नहीं है जो हमारे सोलर सिस्टम में है। और मेरे ख्याल से ये हमारे यूनिवर्स की सच्चाई उजागर करता है, क्योंकि कुदरत के वो नियम जो सभी प्लैनेट्स को बनाते हैं वो हर जगह एक जैसे और साधारण ही हैं। और वो बुनियादी चीजें जिनसे ये सभी प्लैनेट्स बने हैं वो भी हर जगह साधारण और एक जैसे ही हैं। किसी प्लैनेट की प्रकृति उसके बनने के इतिहास पर भी निर्भर करती है और उसके पेरेंट स्टार के आसपास के एटमॉस्फेयर पर भी जिससे वो प्लैनेट बने हैं, और वो सब बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो हर प्लैनेट एक अलग कहानी बयान करती है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से प्लैनेट भी इंसानों की तरह ही है और ये पूरी तरह से हमारी सोच के उलट है। मगर इन मजेदार खोजों ने जीवन की खोज को और पेचीदा बना दिया है। हमें आगे के प्लैनेट्स की खोज के दायरे को और कम करना था, मगर उनके पेरेंट स्टार्स से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं। वो प्लैनेट जो अपने स्टार से सही दूरी पर हो ताकि उसकी सतह रहने लायक हो। उन अनजान दुनियाओं में एक खास चीज जो पृथ्वी को भी जीवन वाला एक प्लैनेट बनाती है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर हमारे पास जीवन के बारे में जो जानकारी है, क्या उसे यूनिवर्स में कहीं और पहुंचाया जा सकता है? खैर, इसका जवाब मैं हाँ में ही दूंगा। ये हो सकता है क्योंकि लॉज ऑफ नेचर यूनिवर्सल हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो यहाँ इस प्लैनेट पर बायोलॉजी के लॉज को बांधे रखती है, वो यूनिवर्स में मौजूद हर प्लैनेट पर लागू होंगे, चाहे हमने उनकी खोज की हो या फिर नहीं। जीवन की केमिस्ट्री के लिए कुछ बुनियादी चीजें चाहिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयन। और इसके लिए प्लैनेट्स के अंदर मौजूद या स्टार्स की रोशनी से मिलने वाली गर्मी की बढ़ती एनर्जी भी चाहिए। लेकिन पृथ्वी पर जीवन को एक बहुत जरूरी बुनियादी चीज चाहिए, जो है तरल पानी। तरल पानी एक बहुत पेचीदा चीज है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्स भी हैं जो इसमें लगातार बनते और गायब होते रहते हैं, जो यहाँ एक मचान का काम करते हैं, जिसके इर्द गिर्द ये बायोलॉजी होती है। उस मचान की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सके। तो अब इतना तो पक्का हो चुका है कि पृथ्वी पर रहने वाली हर जीवित चीज को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। और मैं कहूंगा ये एक बहुत ही अच्छी धारणा है कि यूनिवर्स में भी कहीं भी रहने वाली किसी भी जीवित चीज को पानी चाहिए ही होगा। यूनिवर्स पानी से भरा है। पूरी गैलेक्सी में विशाल रेजर्वॉयर्स पाए गए हैं, जायंट नेबुली के गैस के बादलों में। पर क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन प्लैनेट्स की सतह पर महासागरों के रूप में जमा होगा। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से आज सिर्फ एक की सतह पर ही तरल पानी लगातार बहता है। महासागरों वाली एक दुनिया जहां बहुत पहले जीवन की शुरुआत हुई थी।
पृथ्वी पर शायद 4 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत किसी ऐसी ही जगह पर हुई होगी जो इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, जहां जियोथर्मल एक्टिविटी, एनर्जी का एक सोर्स, भारी मात्रा में मौजूद रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स एक दूसरे के संपर्क में आए। पर यहाँ भी वो जादुई सॉल्वेंट जो मौजूद था वो पानी ही था। तो गैलेक्सी में ज्यादातर पथरीले प्लैनेट्स पर शायद ये तो होगा, पर उनमें से बहुत कम पर वो पानी होगा। उनकी सतह पर तरल पानी के बड़े रेजर्वॉयर्स। और इसलिए एस्ट्रोबायोलॉजी में ये कहावत है, वो ये है कि अगर आपको जीवन की तलाश करनी है तो पानी ढूंढिए। जब पृथ्वी पर पानी का विकास हो रहा था, लाइट ईयर्स दूर गैस, धूल और बर्फ के ढहते हुए बादलों में एक छोटे स्टार का जन्म हुआ। और बादलों के घूमते हुए अवशेष एक नई दुनिया बनाने के लिए मिल गए। साल 2015 में केपलर ने अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट को चक्कर लगाते पाया, जिसका मास पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। K2-18b काफी बड़ा है और जिसका ग्रेविटेशनल पुल भी काफी शक्तिशाली है। अगर वो प्लैनेट पथरीला है तो शायद उसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर घना हो सकता है। K2-18b में पानी से भरी दुनिया होने की सभी खूबियां हैं। और एक शानदार नए स्पेस टेलीस्कोप ने केपलर की इस नई खोज पर अपनी नजरें जमा ली हैं। और अब सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी इस तलाश में शामिल हो गया है। हबल ने K2-18b के पेरेंट स्टार की रोशनी की जांच की। जब वो प्लैनेट उसके सामने से गुजरा तो उसे पानी के बहुत कम वेपर की मौजूदगी का पता चला। पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर शायद हमने अनजान दुनियाओं में पानी होने के सबूत ढूंढ लिए हैं। पहली बार किसी प्लैनेट पर वाटर वेपर होने का पता चला है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है। तो सच कहा जाए तो उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का माप काफी लंबा चौड़ा है, जो 0.01% से 50% के बीच है। मतलब देखा जाए तो वो बहुत दूर है, पर तुलना की जाए तो हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत कम परसेंटेज में है। तो 2 वजहों से ये ऑब्जर्वेशन बहुत खास है। पहली बात तो यह है कि ये जीरो नहीं है, उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर तो है। और दूसरी बात, इसके माप में ये काफी कम है। एटमॉस्फेयर में सिर्फ कुछ % ही वाटर वेपर है। तो वो एक ऐसी दुनिया हो सकती है जिसकी सतह पर विशाल महासागर हो। इस प्लैनेट की प्रकृति फिलहाल तो अहम साइंटिफिक बहस का विषय बन गया है। वो प्लैनेट काफी हद तक मिनी नेपच्यून की तरह हो सकता है, एक गैस वाला प्लैनेट। पर ऐसी पथरीली एलियन दुनियाओं का सपना देखा जा सकता है जिसके आकाश में बादल हों, जहां पानी की बूंदें जमा होती हों और आसमान से उस प्लैनेट के सतह पर मौजूद विशाल समुद्रों में गिरती हो पानी से भरी एक दुनिया। जहां जीवन देने वाला अमृत बड़ी मात्रा में मौजूद हो। K2-18b अनोखा है क्योंकि ये एक ऐसे एटमॉस्फेयर वाली छोटी सी दुनिया है जिसकी हम जांच कर पाए हैं। और हमने पाया है कि इसका मास और डेंसिटी और उसके एटमॉस्फेयर की बनावट और उसका ऑर्बिट पानी से भरी किसी दुनिया की तरह ही है। और उस दुनिया की सतह पर महासागर हो सकते हैं। हमें ये पक्का तो नहीं पता, पर जरा सोचिए,
बहुत दूर एक रेड स्टार का चक्कर लगाती वो छोटी सी दुनिया कैसी होगी। और इसे आजाद करके गैलेक्सी के सफर पर भेज दिया। अपने स्टार्स की गर्मी से दूर इस भटकती दुनिया में मौजूद जरा सा भी तरल पानी अब जमकर ठोस हो गया होगा, जिसने हमें दिखाया कि पृथ्वी जैसे प्लैनेट कितने आम हो सकते हैं। हमारा अनुमान है कि हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसी करीब 20 अरब अनजान दुनियाएं होंगी, वो पथरीले प्लैनेट्स जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हैं और जिनकी सतह पर तरल पानी हो सकता है। जीवन के लिए ये 20 अरब संभावित घर हैं। तो अब हमें नहीं पता कि सही हालात होने पर किसी प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत होगी या नहीं, मगर हमारे पास अपनी दुनिया से मिले इन बातों के सबूत हैं। हम इतना जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जितना जल्दी जीवन शुरू हो सकता था हो गया। पृथ्वी के बनने और उसके ठंडे होने के तुरंत बाद इसकी सतह पर महासागर बन गए। तो इससे पता चलता है कि सही हालात होने पर भी ये जरूरी नहीं है कि जीवन की शुरुआत हो, मगर कम से कम ऐसा होने की संभावना तो है। तो मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ प्लैनेट्स पर जीवन की शुरुआत हुई हो। शायद हमारी गैलेक्सी में मौजूद पृथ्वी जैसे 20 अरब प्लैनेट्स में से कई प्लैनेट्स पर मेरे ख्याल से जीवन के बारे में दो सवाल हैं। एक सवाल तो है माइक्रोब्स और उनके अस्तित्व के बारे में, पर अक्सर जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हम माइक्रोब्स की बात नहीं करते, बल्कि कॉम्प्लेक्स जीवों की करते हैं। वो जीव जिनसे हम बात कर सकते हैं, सभ्यताओं की बात। इस बात की कितनी संभावना है कि हमारे मिल्की वे में और भी सभ्यताएं होंगी? सच कहूं तो हमें भी इसका जवाब नहीं पता, पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। हमारे मिल्की वे में कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं जिनकी बदौलत हम एक नपातुला अनुमान लगा सकते हैं। हम नहीं जानते कि हम यहां इतने समझदार और कॉम्प्लेक्स जीव कैसे बन गए, पर हम इतना तो जरूर जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इस तरह नहीं हुई थी। हम एक कहानी का नतीजा हैं जो यूनिवर्स के 1/4 उम्र से ज्यादा लंबे वक्त से चली आ रही है। माइक्रोब से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तक, जो दूसरी सभ्यताओं को खोज रही है। कम से कम फिलहाल तो हम घिरे हुए हैं खामोशी से। हमने कॉस्मोस में जो भी संदेश भेजे हैं उनका जवाब नहीं आया, और आकाश में एलियन सिग्नल्स ढूंढने के लिए हमने जिन टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया वो भी खामोश हैं। तो अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वहां और सभ्यताएं नहीं हैं। हो सकता है हम गलत जगहों पर गलत चीज की तलाश कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से उस खामोशी का जवाब मिल सकता है यहाँ पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ 4 अरब साल की स्थिरता लगी। मानव सभ्यता को उभरने के लिए ये बहुत लंबा समय है। और जब हम मिल्की वे में दूसरी दुनियाओं को देखते हैं तो यही वो दो चीजें हैं, पहली स्थिरता और दूसरी समय, जो वास्तव में बहुत दुर्लभ प्रतीत होती है। साल 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गाया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। उसका मिशन था हमारी गैलेक्सी के स्टार्स का सर्वे करना, मिल्की वे का। अरबों स्टार्स को मैप किया गया। हर स्टार जो अनजान दुनियाओं को सहारा दे सकता है। इसके पैटर्न्स अभी से नजर आने लगे हैं। सभी स्टार्स अकेले नहीं होते। उनमें से कुछ के साथी होते हैं, और चाहे ये जितने भी अजीब लगे, गाया ने ऐसे 10 लाख बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम्स की खोज की। हम लंबे समय से जानते हैं कि बाइनरी स्टार सिस्टम्स और तो और मल्टीपल स्टार सिस्टम्स भी होते हैं, मगर हम ये नहीं जानते थे कि वो कितने आम हैं।
लेकिन अब हमारे पास काफी सारा सटीक डेटा है, जिसमें गाया का डेटा भी शामिल है, जो हमें बताता है कि 50% स्टार्स जो सूरज जैसे स्टार्स हैं मल्टीपल स्टार सिस्टम्स में हैं, और ज्यादा बड़े स्टार्स के लिए ये नंबर 80% है। तो गैलेक्सी में मल्टीपल स्टार सिस्टम्स के होने से दूसरी पृथ्वियों की तलाश में कैसे बाधा पहुंचती है? क्या पृथ्वी जैसे प्लैनेट मल्टीपल स्टार सिस्टम्स में भी हो सकते हैं? और अगर हां, तो उनका हाल क्या होगा? साल 2020 में हमें एक सुराग मिला। एक प्लैनेट जो लगभग मार्स के आकार का है, गैलेक्सी में आजाद घूम रहा है। कहा जाए तो एक भटकती दुनिया। इंटरस्टेलर स्पेस में प्लैनेट खुद ब खुद नहीं बन सकते, तो ये आया कहां से? इसकी सुबह सिर्फ एक स्टार से नहीं होती, बल्कि दो से होती है। शायद ये भटकती हुई दुनिया एक करीबी बाइनरी सिस्टम में बनी होगी, जहां इसे दो स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ा। इसका ऑर्बिट जरूर अस्थिर होगा। क्योंकि इसके पेरेंट स्टार्स इसका भाग्य निर्धारित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मगर एक स्टार्स वाले सिस्टम्स में भी प्लैनेट्स के बीच कमजोर ग्रेविटेशनल पुल्स उनके ऑर्बिट को बदल सकते हैं, और डबल स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स को ना सिर्फ एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें दूसरे स्टार के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर एक प्लैनेट स्थिर ऑर्बिट में आ भी जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो उस ऑर्बिट में ज्यादा वक्त तक ना रहे। तो डबल स्टार सिस्टम्स में वो लाइन ऑर्डर और केओस के बीच की बहुत नाजुक होती है। प्लैनेट के ऑर्बिट में जरा सा बदलाव भी उसके मौसम पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, और शायद इसलिए डबल स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स की सतह पर हालात ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहते, जिससे समझदार जीव विकसित हो सके। और कभी-कभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में आया बदलाव साधारण तो बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है इस करीबी मुलाकात ने इस भटकती दुनिया को ग्रेविटेशनल धक्का दिया हो। जिसने इसे बाहर धकेल दिया और अपने पेरेंट स्टार्स की पकड़ से दूर कर दिया। और इसे आजाद करके गैलेक्सी के सफर पर भेज दिया। अपने स्टार्स की गर्मी से दूर इस भटकती दुनिया में मौजूद जरा सा भी तरल पानी अब जमकर ठोस हो गया होगा। जरा सा भी एटमॉस्फेयर जो कभी इसे सुरक्षा देता था, इसकी सतह पर जम गया होगा। इस भटकते प्लैनेट पर हालात ऐसे हो गए होंगे जिसका सामना कोई जीवित चीज नहीं कर सकती। सफर करता एक पूरा प्लैनेट जो हमें मिला लाखों साल बाद।
एक छोटा पृथ्वी जैसा भटकता प्लैनेट जो अनंत काल तक स्पेस का सफर करता रहेगा। आजाद घूमता ये प्लैनेट कोई अनोखी दुनिया नहीं है। हालांकि भटकते प्लैनेट्स का पता लगाना मुश्किल होता है, पर अंदाजा है कि हमारी गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब से ज्यादा प्लैनेट हो सकते हैं। भटकते प्लैनेट्स मिल्की वे में मिलने वाले आम तरह के प्लैनेट्स हो सकते हैं, और हालांकि हमें लगता है कि उनके बनने के तुरंत बाद वो अपने स्टार से दूर हो गए होंगे, पर इससे ये भी पता चलता है कि स्टार सिस्टम हमेशा स्थिर नहीं रहते, जहां अरबों सालों में कॉम्प्लेक्स जीव विकसित हो सके। जीवन से भरे दूसरे प्लैनेट्स की हमारी तलाश अभी सिर्फ शुरू ही हुई है, पर हम फिर भी बहुत कुछ जान चुके हैं। हमने कुछ पहली पथरीली दुनियाओं की तलाश की जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाती हैं। और जिनमें से शायद कुछ की सतह पर तरल पानी भी हो, जो भविष्य में जीवन की तलाश के लिए भेजे जाने वाले मिशंस के लिए बिल्कुल सही है। पर हमें कुछ बहुत अजीब और तबाह हो चुकी दुनियाएं भी मिली जो हिंसक स्टार्स के चक्कर लगा रही हैं। और कई सारे भटकते प्लैनेट जहां समझदार जीवों का होना, जैसे हम समझते हैं, नामुमकिन है। और शायद यही दुनियाएं उस वजह की तरफ इशारा करती हैं कि अभी सिर्फ एक प्लैनेट ही सबसे अलग क्यों है, अकेला। ऐसा लगता है कि हमारा प्लैनेट बड़े स्तर पर होने वाली हिंसा और अव्यवस्था से बच गया है, और लगातार होने वाले बदलावों से भी, जो मिल्की वे जैसी गैलेक्सी की विशेषता लगती है। और हाँ, एक अजीब मास एक्सटिंक्शन भी हुआ है, पर पृथ्वी पर जीवन की कड़ी निरंतर चलती ही रही है, जो 10 लाख साल पहले तक जाती है। और जीवन की शुरुआत से मानव सभ्यता तक जाने के लिए यही चाहिए। तो हालांकि ऐसी अरबों दुनियाएं हो सकती हैं जहां जीवन की शुरुआत हुई हो, पर वहां बहुत कम सभ्यताएं होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक राय है, ये एक नपातुला अनुमान है। और इस सवाल की गहराई को समझते हुए, फिर चाहे ये अनुमान कितना भी नपातुला क्यों ना हो, मेरे ख्याल से हमारे लिए अपनी गैलेक्सी के अंदर और बाहर देखना बंद कर देना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि शायद हमें मिल्की वे से परे दुनिया की पहली झलक मिल गई हो। करीब 3 करोड़ लाइट ईयर्स दूर वर्लपूल गैलेक्सी की घुमावदार बाहों में बसी सैटर्न के आकार की एक दुनिया, एक खोज जो हमारे होराइजन्स के एक्सपेंशन का प्रतीक है। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक प्लैनेट्स के खोज की शुरुआत। एक स्टार का चक्कर लगाते दूसरे प्लैनेट्स की खोज, वो भी दूसरी गैलेक्सी में, कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं देख पाऊंगा। और इसने एक पेचीदा संभावना को जन्म दिया है कि हम ना सिर्फ इस सवाल का पता लगा सकें कि हम अपनी गैलेक्सी में अकेले हैं या नहीं, बल्कि क्या हम इस यूनिवर्स में भी अकेले हैं। तो शायद इस सवाल का जवाब भविष्य में बहुत आगे मिले, या हम कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। पर मेरा सवाल था कि क्या हम अकेले हैं काफी गहरा है, क्योंकि इसके जवाब देने की कोशिश में हम और ज्यादा जान पाएंगे कि इंसान होने का मतलब क्या है। खैर, मुझे लगता है कि हर दुनिया की खोज के साथ हम थोड़े और इंसान बन गए हैं, क्योंकि वो काबिलियत, वो नींव डालने की काबिलियत, उन सवालों को पूछने की काबिलियत जिनका जवाब शायद हमें जीते जी नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों और उनके बच्चों के जवाब देने के लिए सवाल इंसान के अस्तित्व का बुनियादी हिस्सा है। यही वो बुनियादी चीज है जो हमें इतना खास बनाती है। यहाँ इस छोटी सी दुनिया में जब हम स्टार्स को देखते हैं कि क्या हम अकेले हैं या नहीं।